का पकड़ा दिया टीएसपी का। होता क्या समझते नहीं, होता क्या नहीं। ये किशन जी पठान रहे, आदिवासी है, प्रमुख है, आदिवासी है, इनको मालूम है टीएसपी कैसे होते, इनको मालूम नहीं है। अपनी समाज के प्रधान बने, अपनी समाज के प्रमुख बने, तब भी डिंगेला यही था, तब भी है बासू नहीं था, मचीन यही था, आदिवासी यही थे, मोहन जी भी यही थे, छोटी भी यही थे। टीएसपी कैसे बनते हैं समझ में नहीं आता। टीएसपी बनाने के लिए राजस्थान सरकार या अलग अलग प्रदेश की सरकार प्रस्ताव भेजती है भारत सरकार को। भारत सरकार जब तक नियम नहीं बदले तब तक टीएसपी नहीं हो सकती है। टीएसपी मिलने का मतलब किसी जिले में 50% से ज्यादा आदिवासी हो वो जिला टीएसपी में आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आप जिस तहसील में 50% है वो तहसील भी आदिवासी में आती है। उदयपुर के सारे तहसील जो है वहाँ पर उस समय गोगुंदा नहीं था, गोगुंदा में आदिवासी रहते, टीएसपी में नहीं। सिरोही बाढ़ इधर आगे जाके तो आदिवासी नहीं था। फिर हमने झगड़ा किया, हमने कहा नहीं इससे तो नुकसान हो रहा है। फिर एक नई योजना बनाई माड़ा की जानकारी नहीं है, माड़ा बनाया। उसमें कहा कि पास के गाँवों को जोड़कर, रेवेन्यू विलेज को जोड़कर यदि 50% पॉपुलेशन आदिवासी बनती है तो भी उनको लाभ माड़ा का मिलना चाहिए। तो माड़ा में भी कुछ गांव आए जुड़े, कुंभलगढ़ के जुड़े, कमनौर के भी जुड़े, कोशिश की नहीं हो पाए, गोगुंदा के जुड़े, और हमारे इलाके में माड़ा में उस समय नहीं आए। फिर हम एक कदम आगे बढ़े, शिवचंद्र जी माथुर मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे झगड़ा किया तो भाई हमारे इलाके में तो ये भी नहीं आ रहे। तब हमने कहा बिखरी हुई जनसंख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटर्ड पॉपुलेशन, हमारे इलाके में बिखरे हुए आदिवासी हैं। कहीं 8% है, 12% है, 14%। एक गांव में दूसरे गांव मिला दो तो 50% नहीं है। मचीन से सगुन को जोड़ दो, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें 50% नहीं है। उतरोल को जोड़ दो, मनियाला में 50% नहीं है। मनियाला को सालोर में जोड़ दो 50% नहीं है। और बिखरी हुई जनसंख्या टीएसपी में नहीं आती, टीएसपी में नहीं आती। फिर भारत सरकार से कोशिश करते रहे, फिर भारत सरकार ने बदलाव। हमारे इलाके में जब मैं वापिस आया, एक गांव कालीवास खाली, जिस कालीवास में 50% आदिवासी थे वही गांव टीएसपी में आया। वो टीएसपी में गोगुंदा के गांव आए, वो टीएसपी में कुंभलगढ़ के गांव आए, पर नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव केवल कालीवास टीएसपी में आया और कोई गांव टीएसपी में नहीं आए। अब सरकारों को पूछे कोई, ये जो बच्चे पढ़े जगदीश जैसे लड़के जो बीए बीएड है, जो एमए कर रखा है, जो बच्चा पढ़ी हुई है, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये भी कोई समझाता नहीं। पहले जब आदमी भर्ती होता था तो आदिवासी का मतलब आदिवासी अपने इलाके का भील आदिवासी, जो सवाई माधोपुर करौली में रहते मीणा वो भी आदिवासी। तो आदिवासी में कोई क्लासिफिक अंतर नहीं होता है। तो आदिवासी में उनका भी संख्या है, अपनी भी संख्या है। 16% राजस्थान में आदिवासी जो है इसमें मीणा भी है और भील भी है। समझ में आया आपको? 16% में, इस 16% में पिछली सरकारों ने एक परिवर्तन किया। वो परिवर्तन अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज कैडर। क्लोज कैडर का मतलब जो लोग टीएसपी में, डूंगरपुर के लोग, बांसवाड़ा के लोग, जो लोग जो उदयपुर के जिले के तहसील के लोग हैं, उनमें मास्टर्स की भर्ती होगी, पटवारी की भर्ती होगी, उन्हीं में कंपटीशन होगा। और जो टीएसपी में नहीं है, जो अपने इलाके के आदिवासी हैं, एक कालीवास को छोड़कर बाकी जितने भी आदिवासी हैं, चाहे वो रेल मगरा में हो, चाहे राजसमंद में हो, चाहे मावली में हो, चाहे बल्लभ नगर में हो, उनको कंपटीशन इसमें नहीं होगा। इनको कंपटीशन करना पड़ेगा राजस्थान के दूसरे आदिवासी। अभी फैसला किसने किया मालूम ही नहीं है। इस फैसले की बात कौन करता है? कोई नहीं करता, बताना भी नहीं चाहते ये फैसला क्यों हो गया। ये फैसला आजादी के समय नहीं था, ये फैसला पिछले 10 साल में हुआ। किसने किया मैं नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं लगता, पर इस फैसले के कारण हमारे इलाके के जो छुट्राई पॉपुलेशन है, जो बिखरे हुए आदिवासी हैं, जो राजसमंद में रहते हैं, जो कुंभलगढ़ में रहते हैं, जो खमनौर में रहते हैं, जो देलवाड़ा में रहते हैं, जो रेल वगैरह में रहते हैं, जो मावली में रहते हैं, जो बल्लभ
नगर में रहते हैं, उन लोगों को कंपटीशन करना पड़ रहा, उन लोगों से जो आदिवासी समाज के ही है। और वो आदिवासी समाज के 2 पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग, 2 पीढ़ी के पढ़े लिखे को मतलब समझो। मैं 6 भाई, कितने भाई? 6 भाई। मेरे पिताजी ने पढ़ाया, 6 भाई, मैं भी पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ी। मैं ज्यादा होशियार था, पढ़ने के लिए उदयपुर चला गया, पढ़ाई लिखाई की मैंने, मैं नेतागिरी करने लग गया, नेतागिरी में नेतागिरी में आ गया, एमएलए बन गया, समझदार आदमी। अपन गरीब घर से, तकलीफ अपन ने देखी है, कैसे निकलना है। शादी नहीं की तो सुना, मैं शादी नहीं की, ऐसी में एमएलए बन गया था, 85 में एमएलए बन गया था, शादी नहीं की, 85 में शादी नहीं की। समझ में आ गया कि नौकरी यूनिवर्सिटी में वो 60 साल की नौकरी, 60 साल की नौकरी, कि मैं चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव में हारूंगा भी सही, जीतूंगा भी सही, नौकरी तो मेरी 60 साल की, इसमें कुछ नहीं करना था। भर्ती होने के बाद एक बार 60 साल की नौकरी, मैंने कहा नहीं, अपनी जो तकलीफ देखी है उस तकलीफ को बदलने के लिए अपने को राजनीति माना। हम राजनीति में आए और हम एमएलए बने एसी में संघर्ष करते करते यहाँ पर आए। तब पता कि चुनाव हारते भी हैं, 90 में चुनाव हारा, 93 में टिकट कटा, और समझदार था, मजदूरी करने की आदत नहीं थी, मजदूरी करने जा भी नहीं सकता था, इतनी हिम्मत भी नहीं है। गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में माथे पर तगारी लो नहीं कर सकता था। होशियार था, समझदार था, घर वाली पढ़ी लिखल है, समझदार था, घर वाली पढ़ी लिखल है, वो भी नौकरी करे, मैं भी नौकरी करूँ। और यूनिवर्सिटी में नौकरी होती है, उसमें छुट्टी मिलती है, नौकरी हार जाओ तो वापस आ जाता। उसको भी 1.5 लाख रुपए मिले, मेरे को भी 1.5 लाख रुपए मिले, नहीं यार दिया होगा, धन्यवाद उनको, मेरे को तनख्वाह मिली थी, मुझे कोई तकलीफ थी नहीं। पढ़ाई लिखाई के कारण मुझे वो हारने का समय भी निकाल दिया। मुझे 90 से लगाकर 90 में चुनाव हारा, 93 में टिकट नहीं मिला, 98 में वापस चुनाव ला। 8 साल मजदूरी करने कहीं नहीं जाना पड़ा, कहीं तकलीफ करने नहीं पड़ा। 8 साल वापस यूनिवर्सिटी में नौकरी थी, पढ़ाई करो और पढ़ाई करा के तनख्वाह मिलती थी। 1 महीने में घर वाली मेरे को मिलकर 2 लाख रुपये तनख्वाह मिला, इससे बड़ा काम क्या हो सकता। पर मेरे भाई नाथद्वारा में रहते हैं, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला, उनको सौभाग्य नहीं मिला। मैं जब पढ़ लिख गया, मैंने शादी कर ली, मेरा बच्चा हुआ, उसको मैंने पढ़ाया। तो मेरा भाई का बच्चा तो नाथद्वारा पढ़ रहा, मेरा बच्चा पढ़ रहा उदयपुर में, जयपुर में पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा। वहां से पढ़ लिख कर वो बाहर पढ़ने गया, वो पढ़ने गया पुणे में पढ़ेगी उसने। अब मेरे भाई के बच्चे को ये मौका नहीं मिला, मेरा सगा भाई उसका बच्चा, उससे मौका नहीं मिला। अब जब नौकरी का मौका आएगा तो भाई मेरा बच्चा तो पहली क्लास से अंग्रेजी बोलता है, पहली क्लास। मेरे भाई का लड़का 12वीं तक अंग्रेजी नहीं बोलता, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तरीका ही नहीं है। पर जो होशियार आदमी वो जगह काम किया। मेरे ही घर में यदि मेरा भाई का लड़का और मेरा लड़का इंटरव्यू देने जाए तो मेरा लड़के का सिलेक्शन होगा, मेरे भाई के लड़के का सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आदिवासी भाई जो टीएसपी में नहीं है, वो टीएसपी के बच्चे का जो पढ़ रहा है जगदीश जैसा, जो दूसरा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बाहर के आदिवासी हैं, जिसके 2 पीढ़ी के बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनका सिलेक्शन होगा। किसकी लड़ाई को लड़ने के लिए, टीएसपी बदलने के लिए भारत सरकार जब तक नियम नहीं बदले, टीएसपी कोई राजस्थान में लागू नहीं होती है। टीएसपी जो सेंट्रल इंडिया है, जो सेंट्रल इंडिया का मतलब क्या है, आप जाओ डूंगरपुर बांसवाड़ा से जाओ गुजरात से जाओ मध्य प्रदेश जाओ छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के नक्शे में सेंट्रल इंडिया में सब आदिवासी, सेंट्रल में सब आदिवासी। इन इलाके में टीएसपी भारत सरकार जब तक नियम नहीं बदले तब तक इस तरह की व्यवस्था का तकलीफ रहेगी। इस तकलीफ को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन करें। इस तकलीफ को दूर करने के लिए जगदीश जी को पूछो, कितनी बार मीटिंगें की, मुख्यमंत्री से मीटिंग की, गवर्नर से मीटिंग करवाई, कितनी मीटिंगें करवाई, लेकिन उसमें समस्या एक आती है कि कानून में संशोधन किए बगैर ये व्यवस्था नहीं निकल सकती। हमने बहुत कोशिश की, ये किया, रास्ता नहीं निकल रहा था। हमने कहा इसका और तरीका निकालो। तब मैंने रेल मगरा में छोड़ दी, सम्मेलन बुलवाया। किसको बुलाया? मैंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बुलाया, मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा ये तकलीफ है, समझो, यदि राज आता वापस तो इनको भरोसा होना चाहिए, इनकी तकलीफ को दूर करने का काम करेंगे। ये कहलाने के लिए मैं सम्मेलन में लेके आया, उनको दूसरे काम करने के लिए नहीं आया।
लड़ाई एक दिन में फैसला नहीं होता है, लड़ाई भड़का कर आक्रोश करके लड़ाई का रास्ता नहीं निकलता है। लोकतंत्र में धीरे धीरे काम होता है। डिंगेला में जो मजदूर 10 रुपए 20 रुपए में अकालात में काम कर रहा था, इस कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक कानून लाया। उस कानून का मतलब है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अधिकार, तो नरेगा कहते हैं। उस नरेगा में याद नहीं होगा, जब पहली बार नरेगा शुरू हुई थी तब नरेगा में काम करने वाले को 80 रुपए मजदूरी मिलती। कितने मजदूरी मिलती? 2009 में मैं चुनाव लड़ने गया था संसद का एमएलए हारने के बाद, तब हमने कहा था कि देश में हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 रुपए मजदूरी करेंगे। तब 2009 के बाद नरेगा में काम करने वालों को 100 रुपए मजदूरी मिली। मेरा भाग्य ठीक था, मुझे ही भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला इस विभाग का। मैंने तकलीफ देखी, मेरे इलाके की बात देखी मैंने, तब मैंने वहां पर कानून में परिवर्तन करवाया। कानून में परिवर्तन ये करवाया कि हर साल 1 अप्रैल को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे मजदूरी भी बढ़ानी पड़ेगी। आज नरेगा में 265 रुपए मजदूरी मिल रही है, अगले 1 रुपये में फिर बढ़ेगी कि हमने कानून बनाने का काम किया। इस कानून का फायदा क्या होगा? इस कानून का फायदा पढ़े लिखे मोहन जी नहीं समझा रहे। इस कानून का फायदा छोड़ जी नहीं समझा रहे। मैं समझ जब ये कानून नहीं बना था तब ठेकेदार जो नाथद्वारा में जाके मजदूरी करता था आदमी, उसको मजदूरी देता 30 रुपए देता, 40 रुपए देता था, 100 रुपए देता था। जो कारीगर था उसको पैसा कितना मिलता था, हिसाब किताब लगाओ। आज कोई आदमी मजदूरी करने के लिए जब जाता है सुनते बिलास के पास खड़ा होता है, ठेकेदार को ले जाता है, कितनी मजदूरी लेते हैं अपन? 250 के नीचे की मजदूरी क्यों नहीं लेता है? उसको मालूम है यदि ये 250 रुपए नहीं दूंगा तो नरेगा में काम करेंगे। इसलिए कोई आज 50 से मजदूरी करने नहीं जाता कोई आप में से? इधर 50 मजदूरी करने जाता कोई कारीगर है तो 500 रुपए से नीचे जाता है। ये कानून नहीं बनाते, ये कानून नहीं बनाते तो ये गरीब आदमी को मदद नहीं मिलती। हमारे इलाके का नहीं, बिहार का मजदूर खेत काटने के लिए आता 3-3 4 महीने पंजाब, क्योंकि वहाँ का आदमी जाता महाराष्ट्र, उनके खेत बड़े बड़े आदमी की खेती, 100 बीघा की जमीन की खेती, फसल हो रही गन्ने की, उसकी कटाई का काम वो नहीं करते हैं। कटाई के लिए गरीब आदमी जाकर पर काम करता था, बाल बच्चों के साथ रहकर काम करता था। मजदूरी के लिए उसको 40 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं। अब हिंदुस्तान का कोई भी गरीब आदमी 250 रुपए के नीचे किसी का खेत काटने नहीं जाता। ये कानून बदलने से एक अंतर आया, ये कानून बदलने से ही हमारी समस्या का समाधान होगा। और कानून नहीं बदलता है तो तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए लोकतंत्र में विश्वास रखना जरूरी है। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता। आज डिंगेला में मैं आया, मैं काका साहब के साथ बैठ के आया। 1980 में जितने लाला राम जी पुराना आदमी बैठे हुए हैं, कितने आदिवासी के पास मोटरसाइकिल, कितना अब है ऐसा कोई परिवार जिस पर मोटरसाइकिल नहीं? आदिवासी जो भी मजदूरी करता है, समझदार है, लोन पे पैसा मिलता है, किस्तों में जब मोटरसाइकिल मिलती है मोटरसाइकिल ले रखते। सड़क पक्की है, पक्की सड़क पे आ रहे हैं, हर एक के पास मोबाइल है कि नहीं? सब गाने सुन रहे हैं, गाने सुन रहे नहीं सुन रहे? और क्या चीज देख रहे मैं नहीं बोल रहा, और क्या चीज देख रहे मैं नहीं बोल रहा। यदि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, ये मोबाइल से बहुत नुकसान हो जाएगा, मोबाइल से बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि मोबाइल तो आप बच्चों के हाथ में आ गया, बच्चों के हाथ में आ गया। यदि आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं होगा, इस मोबाइल से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि गोपाकुड़ा में जिस धूनी पर अपन आए हैं, वो धूनी से एक ही प्रतिज्ञा लेके जाओ। वो धनदास जी से और नंद भाई के उससे पुण्य से एक ही बात लेके जाओ, हम बच्ची को पढ़ाएंगे। तकलीफ भी हो तो पढ़ाएंगे, और तकलीफ हो के बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसके बाल बच्चे टीवी मोबाइल पे क्या देख रहे समझ क्या पढ़ाई करनी, क्या पढ़ाई नहीं करनी, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या चीजें ई मिट्टी से होती है, ये सब चीजें अपन सीख जाएंगे। और अपन ने नहीं सीखा तो अपने बड़ी मुश्किल से इतनी जगह पहुंचे हैं। फिर जमाना बदल रहा है, फिर आप यदि पढ़े लिखे नहीं हुए, ऑनलाइन पे एप्लीकेशन के पैसे देने पड़ेंगे, दूसरे काम के पैसे देने पड़ेंगे, मजदूरी अपन करें और अपनों को जानकारी नहीं है, इससे दूसरों को पैसा देना पड़े। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मोबाइल से मैं काम करता हूँ, मेरे मोबाइल का मुझे पैसा नहीं देना पड़ता।
इसका उपयोग करना मुझे आता है। मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे भी किसी दूसरे से काम करवाना पड़ेगा और पैसे लेकर। इसलिए सबसे जरूरी है पढ़ाई। जो पढ़ाई टोपा कूड़ा के दीनों धुनी के जितने महाराज बैठे हुए हैं वो प्रतिज्ञा करा हुए। हम सब हर साल हमारे परिवार में कितना बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं उसका हिसाब रखें। और कोई भी परिवार आदिवासी परिवार ये फैसला नहीं करेगा कि हम बच्ची को पढ़ाने का काम नहीं करें। यही चीज दूसरे समाज के भी है। राजपूत समाज होता है, ब्राह्मण समाज। मैंने मेरे घर का उदाहरण दिया, एक गोपाकुड़ा के एक गुजरोल पंचायत का रहने वाला किसी भी समाज का बच्चा, राजपूत का हो ब्राह्मण का हो, वो जब पढ़ने जा रहा है, उसी समाज का उदयपुर में रहने वाला बच्चा पढ़ने जा रहा है तो नौकरी का अवसर आएगा तो उस समाज में जिसका बच्चा उदयपुर में है उस समाज के बच्चे को नौकरी पहले मिलेगी। जिस समाज का बच्चा गांव में रहता है उस बच्चे को। ये बदलाव समझो, ये बदलाव बहुत कठिन बदलाव है। कभी हिसाब किताब जो पढ़े लिखे लोग हैं, कट ऑफ मार्क्स को समझो। कट ऑफ मार्क्स जनरल का अलग निकलता है, एसटी का अलग निकलता है, एससी का अलग निकलता है, ओबीसी का अलग निकलता है, महिलाओं का अलग निकलता है। उस जनरल कट ऑफ में राजपूत समाज का, ब्राह्मण समाज का और समाज का उस जनरल कैटेगरी में गाँव के गरीब आदमी का बच्चे का नाम नहीं आ रहा। उसी समाज का बच्चा शहर में पढ़ रहा है उसका नाम आ रहा। जिस तरह से हमारे बीच समाज के बच्चों का जो नॉन टीएससी में उनका नाम नहीं आ रहा है और जो दूसरे आदिवासी है उनका नाम आ रहा है क्योंकि वो पढ़े लिखे हमसे ज्यादा है। ये अंतर समाज में सब वर्ग में आएगा यदि हम पढ़े लिखे नहीं किए हम। इसलिए किसी भी समाज हो, आदिवासी को तो खास ध्यान रखना है, दूसरे समाज के बच्चों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके माँ बाप भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनके बच्चे को भी पढ़ाई के बाद कोई मामला नहीं होता। कारखाना लगता है, अभी कारखाना लगा है सीमेंट का, एक कारखाना गरीबा में लगा, नौकरी लगाओ नौकरी लगा। पता है कारखाना लगा तब से देखता हूँ मैं, कारखाना लगता है जब उसको चाहिए चुनाई का काम, बाउंड्री बनानी है, ऑफिस बनाना है, पत्थर डाल दो, सीमेंट डाल दो, चूना डाल दो, ट्रैक्टर लगा दो, वो सब काम करता है। जब हो जाता है तो एक दिन मशीन आके उतरती है, मशीन उतर गई, ऑपरेटर है कि नहीं है, बाहर निकलती। तो जो आदमी फैक्ट्री लगती है, जब मजदूरी करने के जो आदमी लगता है और जब मशीन आ जाती है तो मजदूरी करने वाला बाहर और जो उस मशीन पर काम करने वाला आदमी वो अंदर। अपन मशीन का काम जानते ही नहीं, वो अपने को बाहर निकाल देता है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा भी टेक्निकल एजुकेशन ले। आज आदिवासी भाई सबसे मजाक करता हूँ, सबसे मजाक करता हूँ। आदिवासी भाई ट्रैक्टर चलाना जानता है, ट्रैक्टर चलाता है, खेती लाने के लिए चलाता है, लकड़ी काटने उसमें चला रहा है, सब पता ट्रैक्टर चल रहा है। चलाने वाला आदिवासी भाई केस बने तो उसमें चलता है, मालूम है। पर है कोई आदिवासी टैक्सी चलाता? टैक्सी भी उसी चलती है, एक्सीलेटर ही है, उसमें भी स्टीयरिंग है, फिर आदिवासी क्यों नहीं चलाते? हम तो खाली ट्रैक्टर ही चलाएंगे, हम टैक्सी चलाएंगे नहीं। अभी जमाना बदल गया, पढ़ा लिखा बच्चा अपना है, सरकार लोन देती है, हिम्मत करें तो अपन कार लगा, अपन नहीं चला सकते, अपन टैक्सी नहीं चला सकते। नहीं, आपने तो जिंदगी में ट्रैक्टर ही चलाना है। पहले कुछ भी मामला ये नहीं चलता। मैं हर गांव में जाता हूँ, पूछता हूँ क्या करते, चुनाई का काम करता हूँ। अरे भाई पहले जमीन ज्यादा थी, मकान कम थे तो एक मंजिल का मकान बनता था। रात नगर का पत्थर आ गया, फलाना का पत्थर आ गया, गढ़ दिया, बैठ गया, रेती ला दे, चूना डाल दे, मिट्टी कर दे, एक मंजिल पे चुनाई का मजदूरी काम करता था। हिम्मत की 2 चुनाई की होगी, अब तो 12 मंजिल 20 मंजिल के मकान बनते हैं। आदिवासी को 10 मंजिल पे चुनाई करने वाला है, डरते नीचे गिर जाएंगे। सब बाहर का आदमी आके काम करता, सारी मजदूरी बाहर 4 ऊपर जाके देख लो, 10 मंजिल 15 मंजिल मकान बन रहा, उसमें मजदूरी करने के लिए अपने इलाके का आदिवासी नहीं है कारीगर, अपना कारीगर नीचे केवल मात्र तगारी पहुंचाने का काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। ये काम कौन सिखाएगा? पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा मैं, ये काम भी नहीं करे तो ये मजदूर का काम भी धीरे धीरे अपने हाथ से निकल रहा है। फिर क्या करें? जमीन नहीं, बच्चे को पढ़ावे नहीं, और अपने जैसे बदलती जा रही है उसको समझेंगे नहीं तो आगे परिवार कैसे आगे। इसलिए मैंने समझा भाई कि और तो अपन कुछ कर सकते नहीं, अपन कोई संत महात्मा तो है नहीं, तो अपन कोई बात देंगे तो अपनी बात मानेंगे। संत महात्मा तो ऊपर बैठे हुए अपने समझ में आया एक काम हो सकता है, समझ आ गया। एक भोपा कूड़ा की जो धुनी है, वो धुनी में इतना अच्छा मंदिर बना दो कि वहाँ भोपा जी को क्या बराबर ये कहते रहो पढ़ाओ अपने आप चले आएगा। इसलिए ये मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं।
बेटा मेल के बेटकर सब जो बच्चे किशन जी जैसे जो भी हैं जो तकलीफ में निकले हैं, कैसे दिनों तकलीफ निकली है, वो दूसरे के घर में नहीं आती। दूसरे के बच्चे को क्या तकलीफ है, आज कोचिंग ही मालूम नहीं कोचिंग क्या होता है, आज मालूम नहीं पटवारी का एग्जाम कैसे होता है, आज मालूम ही नहीं कि दूसरा काम कैसे होता है। क्यों बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो 12वीं क्लास बच्चा पढ़ा लिखा है वो मास्टर की एसटीसी नहीं कर रहा है, वो बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, फिर भी तो मास्टर बनना है। पहला काम 12वीं पढ़ने के बाद और कुछ करे कि नहीं करे, घर को मदद करनी है तो तैयारी करो पटवारी की, तैयारी करो इंस्पेक्टर की, तैयारी करो फोर्सेस की, तैयारी करो और चीज की एसटीसी की। उसके बाद उसमें नहीं आया तब बीए करने हम उल्टा काम करते हैं। क्या कर रहा है, बीए कर रहा हूँ, बीए करने के बाद तो एसटीसी करनी पड़ेगी, बीए करने बाद तो बीएड करनी पड़ेगी। तो जो पहले समझना पड़ेगा कि हम आदिवासी भाई हमारे माँ बाप मजदूरी करके हमको पढ़ा रहे हैं, उनको यदि मदद करनी है तो 12वीं पढ़ाई के साथ साथ हम कैसे नौकरी में आए उसका काम पहले करना पड़ेगा। नंबर 1।